नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं, फिर आपको कोई घुमा फिरा नहीं सकता। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लेकर आया हूं। इजराइल के बदले का चौथा दिन और आतंकी हमास की बर्बादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया हूं। इजराइल के सबसे भयावह बदले की एक एक तस्वीर वॉर जोन से आपके लिए लाइव लेकर आया हूं। हमारे रिपोर्टर प्रदीप दत्ता वहां मौजूद हैं और उस वॉर जोन में क्या चल रहा है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दे रहे हैं हमास के आतंकी, क्या वो तस्वीरें जो बताएंगी कि हमास आतंकी संगठन है या नहीं, क्योंकि हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में हमास का आतंक दिखना बंद हो गया है। इजराइल के वो बम और हथियार जो हमास को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं, उन हथियारों के बारे में आपको डिटेल दूंगा। इजराइल के वो सीक्रेट हथियार जिनसे वो हर बार युद्ध जीतता है, वो सीक्रेट हथियार कौन है? और इतना ही नहीं, बिना अपने हथियारों के भी कैसे 6 दिन में इजराइल जीत गया था अरब देशों से, उसका चैप्टर भी है। फिर हिस्ट्री के पन्नों को तलाशने पर हमें क्या मिला? यरूशलेम में पहले कौन रहा, यहूदी या मुसलमान? इजराइल फिलिस्तीन का वो इतिहास जो आपको बताएगा कि जमीन पर दावे का पूरा सच क्या है। और आखिर में किस्सा अनसुना जिसमें बात होगी अमिताभ बच्चन की कि क्या बिग बी मात्र 25% लिवर के भरोसे जिंदा है। इसका किस्सा भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं उनका रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। वर्ल्ड वॉर के खतरों के बीच इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल के नए वर्जन को और ज्यादा घातक बनाया गया है। भारत की यह स्वदेशी मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है और उसका निशाना भी बहुत सटीक है। परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर बताया कि इस टेस्ट में ब्रह्मोस के लिए जितनी भी चुनौतियां रखी गई थी वो उसने बहुत आसानी से पार कर ली। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। बदमाशों ने न सिर्फ कार लूट को अंजाम दिया बल्कि कार के साथ ड्राइवर को भी घसीटते हुए ले गए। इस दौरान पीछे चल रहे कार सवार ने वारदात को कैमरे में कैद किया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि आगे चल रही कार की दाईं तरफ एक शख्स फंसा हुआ है और कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है। कार में फंसा शख्स बुरी तरह से घिसटता चला जा रहा है। करीब 200 मीटर तक वो घिसटता चला गया और उसके बाद एक ट्रक को ओवरटेक किया कार ने। तभी कार में फंसा शख्स छूट गया। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल शख्स की मौत हो गई। गुजरात के सूरत से टीचर के टॉर्चर का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। मामला साधना निकेतन स्कूल का है, जहां एक महिला टीचर ने एलकेजी में पढ़ने वाली 3 साल की बच्ची को इतनी बेदर्दी से पीटा कि उसके शरीर पर चोट के निशान बन गए। बच्ची के माता पिता की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने क्लास में लगे सीसीटीवी को चेक किया, जिसके बाद टीचर की करतूत सामने आई। वीडियो में दिखा कि टीचर बच्ची को पढ़ाते समय दनादन थप्पड़ बरसा रही है। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। आज लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बवाल हो गया। जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी सेंटर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। 3 शेड की बैरिकेडिंग लगा दी गई और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव करीब 8 फीट ऊंचे गेट पर चढ़ गए और कूदकर जेपी सेंटर के अंदर पहुंच गए। इस दौरान उनको पुलिस ने रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी की नहीं सुनी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयप्रकाश नारायण की मूर्ति तक पहुंच गए। मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को दिल्ली में फिल्मी अंदाज में वीडियो बनाना भारी पड़ गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। मामला 8 अक्टूबर का है, जब अतुल प्रधान जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उनके काफिले ने ट्रैफिक नियमों का जमकर उल्लंघन किया। खुद अतुल प्रधान कार का सनरूफ खोलकर छत पर सवार हो गए थे, जबकि उनके समर्थक भी गाड़ियों का शीशा खोलकर दरवाजों पर लटके नजर आए। इस दौरान अतुल प्रधान के काफिले में चल रही सैकड़ों गाड़ियों ने पूरी सड़क को घेर रखा था और जमकर हूटर बजाए जा रहे थे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। अफगानिस्तान के साथ चल रहे मुकाबले में रोहित शर्मा ने महज 63 गेंदों में 100 रन की पारी खेल दी थी। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कपिल देव ने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंद में 100 बनाया था।
सबसे तेज शतक के साथ ही रोहित शर्मा ने 7 शतकों के साथ वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इस रिकॉर्ड के लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 6 शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें इजराइल के बदले के चौथे दिन का चैप्टर, आतंकी हमास की बर्बादी की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अब तक कहीं नहीं दिखी। इजराइल के सबसे भयावह बदले की एक एक तस्वीर वॉर जोन से आज आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं। 4 दिन से गाजा पट्टी में बम पर बम बरस रहे हैं। इजराइल रुक ही नहीं रहा भाई, और हमने पहले ही कहा था कि इजराइल नहीं छोड़ेगा हमास के आतंकियों को। ताबड़तोड़ बम गिराए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इजराइल का यह गुस्सा देख रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा गाजा साफ हो जाएगा, सिर्फ पट्टी की पट्टी बचेगी, गाजा नहीं बचेगा, क्योंकि नाम तो गाजा पट्टी है, लेकिन इजराइल गाजा खत्म कर देगा और सिर्फ पट्टी बच जाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इजराइल तो कह रहा है कि यह तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इजराइल को वो हाईटेक हथियार निकालने हैं जिनका नाम सुनकर ही इजराइल के दुश्मनों की टांगे कांपने लगती है। मतलब इजराइल ये कह रहा है कि अभी तो हमने पूरी तरह से ठोका ही नहीं है भाई, अभी अपने बड़े बड़े हथियार तो दिखाई नहीं है। इजराइल के इन हाईटेक हथियारों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन से हथियार हैं। जब वो निकल गए तो इस गाजा पट्टी का क्या होगा, आप सोचिएगा। उन हथियारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि इजराइल कैसे बदला ले रहा है, कैसे गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों की ऐसे सफाई चल रही है कि हमास का नाम लेने से लोग कांप जाएंगे। हमास के आतंकवादी इजराइल के बमों से बचने के लिए बंकरों में छुप रहे हैं, सुरंगों में छुप रहे हैं, लेकिन इजराइल ने बंकर तोड़ बम और सुरंग फोड़ बम भी गिराना शुरू कर दिया है। गाजा में हमास ने एक यूनिवर्सिटी को कंट्रोल सेंटर बना लिया था। इस यूनिवर्सिटी की आड़ में हमास अपने खून खराबे वाला प्लान बनाता था। मैंने आपको बोला ये 2 कौड़ी के आतंकी हैं। यूनिवर्सिटी को बताइए अपना अड्डा बनाए हुए थे, लेकिन अब यह यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। इजराइल ने हमास के इस कंट्रोल सेंटर को मिट्टी में मिला दिया। यहां पर हमास के इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इजराइल ने कसम खा ली है कि गाजा में हमास से जुड़ी एक एक चीज खत्म करके मानेगा, चाहे वो आतंकी हो या फिर आतंकियों को छुपाने वाली इमारत हो। हमास का पूरा नेटवर्क और उसके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान मिटाने की तरफ इजराइल बढ़ चुका है। सबसे पहले देखिए कि इजराइल ने किस तरह से गाजा पट्टी के इलाके में स्ट्राइक की है। आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि इजराइल ने गाजा सिटी पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। खान यूनिस इलाके पर भी एयर स्ट्राइक की है। गाजा बॉर्डर से सटे इलाकों पर हेवी स्ट्राइकिंग हुई है। इजराइल बॉर्डर के पास हमास के कई ठिकाने थे जिन्हें पूरी तरह से लग रहा है खत्म कर दिया गया है। इन सभी आतंकी ठिकानों को एक एक करके इजराइल नष्ट करता चला जा रहा है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल किस तरह से अग्रेसिव होकर हमला कर रहा है, आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं। इजराइल की एयरफोर्स लगातार गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। रात हो गई तो भी रुकता नहीं है ये सब। रात होने पर भी इजराइल के हमले जारी रहते हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि मंगलवार रात को हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें हमास को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जरा एक बार ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए। किस तरह से, अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें, आपको नजर आएगा किस तरीके से ये धमाके हुए हैं। आप बिल्डिंग्स की हालत देखिए, आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि वहां किस तरह से बम गिरा है। इजराइल के हमलों से अभी तक हमास के गाजा में हमास के 2000 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें से 1500 आतंकियों के शव बरामद भी हो गए। हमास के 2500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। एक रात में हमास के 300 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए। हमास के एयरक्राफ्ट डिटेक्शन सेंटर को तबाह कर दिया गया है। हमास के एंटी टैंक मिसाइल सेल के कमांडर को भी मार गिराया गया है। हमास के ऑपरेशनल अपार्टमेंट, वेपन स्टोरेज, टनल शाफ्ट और मिलिट्री कंपाउंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और अभी तो इजराइल के हमले जारी हैं, और जिस हिसाब से हमास की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब गाजा से हमास का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। जो लोग आतंक की बात करते थे
वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। इजराइल के हमलों से हमास की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन हमास के इतने हमदर्द हैं कि उसे अब भी सपोर्ट और हथियार भेजे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी भी हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। वो बुझने के पहले दिया नहीं फड़फड़ाता, उस तरह का काम चल रहा है। टाइम्स नाउ ना भारत की टीम इस समय इजराइल में मौजूद है और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। आप तस्वीरें देखिए, किस खतरे के बीच वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही हमास के हमले शुरू हो गए। आपको दिखाते हैं गाजा बॉर्डर से सटे सेरॉट इलाके से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की यह जाबाज रिपोर्टिंग। आपको समझ में आएगा क्या हालात है वहां पर। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं आसमान में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेट, यहां बहुत ही डरावना मंजर और लगातार यहां पे आप देख सकते हैं कि रॉकेट यहां पे दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से। यहां पर ये वही इलाका है जहां पे सबसे पहले हमास के जो फाइटर्स है वो अंदर एंटर कर गए थे और उन्हें उसके बाद पुलिस स्टेशन को यहां पे देखिए एक बार फिर से लगातार रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहे हैं और काफी टेंस माहौल यहां पे आप आसमान पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे माहौल इस समय बना हुआ है। लगातार काफी टेंशन का माहौल है इस समय, लगातार यहां पे परेशानी होती जा रही है और किस तरीके से यहां पे आप देखिए लगातार यहां पे रॉकेट दागे जा रहे हैं। वो देखिए वो हवा में फटता हुआ रॉकेट एक बार फिर से, अब देखिए किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं आसमान पर, आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट्स किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट दागे जा रहे हैं और इसमें मैं सच्चे से भी कहता हूँ थोड़ा आप नीचे झुके रहिए क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे कुछ हो सकता है। आप आसमान पे सिर्फ नजर बनाए रखिए। देखिए कितने यहाँ पे रॉकेट हमारे देखते देखते 8 से 10 के करीब रॉकेट दागे गए जो कि इधर ऐसा माहौल होता है कि अचानक दहशत का माहौल बन जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है और थोड़ी देर बाद अचानक यहाँ पे रॉकेट की आवाजें सुनाई देती है। वो सेरट का इलाका है जहाँ पे पहले दिन यहाँ पे हमास के आतंकवादी जब घुसकर आए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे लगातार हो रही है रॉकेट शेलिंग की वजह से। यहाँ पे एक दहशत का माहौल लगातार हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी दूरी पर यहाँ से गाजा पट्टी है। टाइम्स नेटवर्क की टीम आपको उस इलाके से रिपोर्ट दिखा रही है जहाँ पे लगातार वो रॉकेट दागने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन से आपको वहां से रिपोर्टिंग करते हुए टाइम्स नेटवर्क की टीम आपको नजर आएगी। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जान को खतरे में डालकर आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं और आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि इस हमास और इजराइल की लड़ाई में दिन और रात का कोई मतलब नहीं रह गया है। दिन रात ये युद्ध चल रहा है। इजराइल ने मंगलवार की रात गाजा में जो हमला किया उसमें हमास की मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद दाइफ का घर तबाह हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर के घर की बताई जा रही है। इसका नाम मोहम्मद दाइफ है और यह हमास के सबसे खूंखार कमांडर्स में से एक है। इसके घर पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमला किया और हमले में मोहम्मद दाइफ का भाई और भतीजा दोनों मारे गए। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ इजराइल के मेन टारगेट पर है। इसकी तलाश इजराइल काफी समय से कर रहा है। यही है मोहम्मद दाइफ। इजराइल इसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। इजराइल के लिए मोहम्मद दाइफ बगदादी और ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। इजराइल पर मोहम्मद दाइफ पहले भी कई बार हमला कर चुका है और दावा किया जा रहा है कि शनिवार को इजराइल पर हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड यही मोहम्मद दाइफ था। मोहम्मद दाइफ के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहम्मद दाइफ बेहद खुफिया तरीके से काम करता है। मोहम्मद दाइफ हमास के आतंकियों के सामने भी नहीं आता, फोन या रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचाता है। मोहम्मद दाइफ की सिर्फ एक ही तस्वीर आज तक सामने आई है जो आपके सामने है। 30 साल से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह शामिल है। 2015 में अमेरिका ने मोहम्मद दाइफ को ग्लोबल टेररिस्ट यानी दुनिया का टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। मोहम्मद दाइफ का एक हाथ, एक पैर और एक आंख भी नहीं है यह कहा जाता है। मोहम्मद दाइफ व्हील चेयर के सहारे चलता फिरता है, लेकिन दुनिया में और खासकर इजराइल में आतंक फैलाने के लिए एक हाथ, एक पैर, एक आंख और व्हील चेयर पर बैठकर यह सब करता है। सोचिए, लादेन और बगदादी जैसे बेरहम आतंकवादी के लिए दुनिया में अब भी कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं। हमारे यहां भी कुछ लोगों को हमास से बहुत हमदर्दी है। ऐसे लोगों की आज फिर क्लास लगाऊंगा, इन्हें आज फिर एक्सपोज करूंगा कि जिस हमास का ये सपोर्ट कर रहे हैं उसके आतंकी इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, जानवर जैसे हैं। इजराइल पर कैसे इन आतंकियों ने हमला किया था
और इजराइल में घुसकर क्या क्या किया था वो आपको हम बता चुके हैं। इन सब के पीछे हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ की प्लानिंग थी। इजराइल के जिस शहर पर सबसे पहले हमला किया गया उसका नाम सेरोट है। इसी शहर के एक पुलिस स्टेशन पर सबसे पहले हमला हुआ था। वहां अब क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की यह रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा। ये वो इलाका है जहां सबसे पहले शनिवार की सुबह आतंकवादी जो हमास के थे वो जो पैराग्लाइडर से लैंड करके आते हैं तो वो इस सिरोट के इलाके में आते हैं, बिकॉज गाजा के साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और उसके बाद यहाँ के पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और आज देखिए इस पुलिस स्टेशन की हालत मलबे में तब्दील हो चुका है। अब ये मलबा कलेक्ट करने के लिए जेसीबी मशीन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इजराइल के सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आला अफसरान लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मीटिंग का दौर चल रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इलाका थोड़ी देर के लिए हमास से कब्जे में कर लिया था और उस इलाके को एक बार फिर से रिकैप्चर कर लिया था हमारे इजराइल के बहादुर जवानों ने। एक तरफ हम देखेंगे कि उनकी एयरफोर्स किस तरीके से उन ठिकाने पे लगातार बमबारी कर रही है जो कि अल फुरकान का एरिया है, क्योंकि इस वक्त एक आतंकवादी है जिसकी तुलना की जा रही है। उसे इजराइल का उसामा बिन लादेन कहा जाता है, मोहम्मद दाइफ उसे कहा जाता है, बगदादी ऑफ फलस्तीन उसका वो है मोहम्मद दाइफ। क्योंकि अगर खूंखार तरीके से जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, जिस तरीके से औरतों को मारा गया जो कि फेस्टिवल मूड में थे, पार्टी कर रहे थे, जिनको निहत्ते को गोलियां चलाई गई, जिस बेदर्दी से खूंखार तरीके से दरिंदगी से मारा गया, तो वो बगदादी ही कहा जाएगा। क्योंकि इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू जब बात कर रहे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, उन्होंने टेलीफोन में एक तो शुक्रिया कहा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये आईसिस से भी ज्यादा खूंखार है, इनके साथ भी उसी तरीके से डील करना चाहिए। हमास पर जिस तरह से इजराइल का नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है, जिस तरह से गाजा पट्टी पर इजराइल बम गिरा रहा है, उससे आसपास के वो देश भी खौफ में आ गए हैं जो या तो हमास से हमदर्दी रखते हैं या फिर इजराइल को दुश्मन मानते हैं। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने अपनी सेनाओं को इजराइल बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। जॉर्डन भी उन देशों में से है जो हमास के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन इजराइल को किसी की परवाह नहीं है बॉस। उसे तो हमास से बदला लेना है। जॉर्डन खड़ा कर दे सैनिक, हमास अपने टेररिस्ट भेज दे, कुछ सुन ही नहीं रहा है इजराइल। उसको हमास से बदला लेना है और हमास का नामो निशान मिटा देना है। और अब अमेरिका भी इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया कि अगर कोई दूसरा देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो उसके जवाब में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका से पहला कार्गो प्लेन इजराइल पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि इस प्लेन से अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर दी है। माना जा रहा है कि इन हथियारों के मिलने के बाद इजराइल के हमास पर हमले और भीषण होंगे। इतना ही नहीं, इजराइल की मदद के लिए अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन टीम और इंटेलिजेंस के एजेंट भी तेल अवीव में एक्टिव हो गए हैं जो बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल की सेना के ऑपरेशन में मदद करेंगे। साथ ही अमेरिका का युद्धपोत कैरियर गेराल्ड भी इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। इस युद्धपोत पर अमेरिकी फाइटर प्लेन की 8 स्क्वाड्रन तैनात हैं और इसकी जद में इजराइल के सारे दुश्मन देश जो आसपास के हैं वो सब आ जाते हैं। अगर किसी और ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश भी की तो अमेरिका उसको जवाब देने के लिए वहां खड़ा है। इधर किधर, चलो उधर। अमेरिका जाकर इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका सीधी मदद के लिए इसलिए पहुंच गया क्योंकि हमास पर जिस तरह से इजराइल का एक्शन हो रहा है उससे हमास के हमदर्द बिलबिला रहे हैं। आप देखिए कि इजराइल जब हमास पर एक्शन ले रहा है तो पड़ोसी देश लेबनान से हमास जैसा कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह को ऐसा जवाब दिया जिसका मैसेज क्लियर है कि जो भी हमास की तरफदारी करेगा उसको भी ठोक दिया जाएगा। इजराइल ने अपने टैंक्स भी लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिए कि अभी तो गाजा पट्टी को पट्टी बना रहा हूं, तुम्हारी भी सिट्टी पिट्टी गुम कर दूंगा अगर यही काम करते रहे। इजराइल में फिलहाल सुरक्षा बलों ने इजराइल के अंदरूनी मोर्चे को कंट्रोल कर लिया है। अब तैयारी गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन की भी, क्योंकि हमास के रॉकेट हमले अब भी चल रहे हैं। इजराइल में कभी भी खतरे वाला सायरन बज जाता है और उसके बाद सभी लोग बम शेल्टर की तरफ भागते हैं। वहां क्या हाल है? एक बॉम्ब शेल्टर से, वो जगह जहां पर आप बॉम्ब से बचने के लिए शरण लेते हैं, उसे बॉम्ब शेल्टर कहते हैं। तो एक बॉम्ब शेल्टर से आपको हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट दिखाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी घर में खड़ा हूं। देखिए, मैं किसी घर में नहीं खड़ा, ये बॉम्ब शेल्टर है। क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई थी। जब भी कभी सायरन की आवाज सुनाई देती है यानी कि यहां पे सायरन की आवाज का सुनना मतलब कि कहीं ना कहीं मातमदारी, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन।
और आज भी थोड़ी देर पहले जब सायरन की आवाज़ सुनाई थी तो हम सब भागकर इस बॉम्ब शेल्टर में आ गए। आप देखिए ये शख्स बीमार पड़ा हुआ है, इसे बॉम्ब शेल्टर में अपने घर में होने के बजाय इस समय बॉम्ब शेल्टर में ये अस्पताल भी लिया नहीं जा सकता। अब देखिए ये बुजुर्ग लोग हैं, ये भी यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर में इस समय पनाह लिए हुए हैं। ये देखिए लगातार ये हालत है। अब देखिए इनकी आंखों में आंसू है, इनकी आंखों नम हो जाती हैं जैसे ये सोचते हैं। अब देखिए कितने परेशान है, कितना कुछ है कि इनको भी अस्पताल पूरी तरह से ट्रीटमेंट के लिए लिया नहीं जा पा रहा है। और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे कुछ पत्रकार भी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये होटल जो रेजिना था, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक रॉकेट फटा था जिसकी वजह से एक कार पूरी तरह से तबाह हो गई थी और इस होटल की बिल्डिंग्स की जो दीवारें हैं उसमें भी दरारें पड़ गई हैं। और देखिए पत्रकारों ने भी यहाँ पे आके बॉम्ब शेल्टर में पनाह ली हुई है। अब दूसरा सवाल, अब देखिए ये छोटी नन्ही मुन्नी सी बच्ची जो कि सिर्फ 2 साल की है, 2 साल की बच्ची जो कि बिल्कुल भी हम कहे बात ना ये इजराइल ना ये फलस्तीन किसी भी चीज़ की कई पॉलिटिक्स को समझती है। तो सवाल पैदा होता है इन बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि इनकी उम्र है खेलने कूदने की, इनकी उम्र नहीं है कि इन्हें बॉम्ब शेल्टर में छुपा के रखा जाए। इनकी माँ की तरफ देखिए, इनकी माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं जैसे ये सोचती हैं। और देखिए उनका छोटा एक और बेबी, उसको भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो काफ़ी परेशानी का आलम है। जिन लोगों को फिलिस्तीन में बच्चों और महिलाओं का क्या होगा ये दर्द समझ में आता है, उन्हें इजराइल के बच्चों और महिलाओं का दर्द भी इसलिए दिखा रहा हूं कि समझ में आए कि इनका भी दर्द ही होता है। हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था, जिस तरह से उसके आतंकियों की करतूतें हैं, उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को हमास बेचारा और मासूम लगता है तो ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है। हमारे यहां कुछ लोग हमास से हमदर्दी वाली सोच रखते हैं। पाठशाला में आज पूरी दुनिया में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बहुत से लोग हमास जैसे आतंकी संगठन की पैरवी कर रहे हैं। यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इजराइल इस्लाम का दुश्मन है। इस नैरेटिव को जानने समझने से पहले यह भी समझना चाहिए कि आज से 3000 साल पहले किस तरह इजराइल में रहने वाले यहूदियों को उनके ही देश से निकाल भगाया गया था। वर्षों तक ये यहूदी दुनिया के दूसरे देशों में शरण लेकर रहते रहे। सालों तक यूरोप के देशों में ये यहूदी अपमान के साथ जिए। जर्मनी में तो इनका नरसंहार हुआ और जर्मनी का तानाशाह इनसे इतनी नफरत करता था कि लाखों यहूदियों की हत्या करवा दी। जबकि यहूदियों ने दुनिया को बदल देने वाले कई आविष्कार किए हैं। लेकिन इस सारी बातों को जानने के लिए आज आपको यहूदियों का इतिहास भी जानना होगा। बिना यहूदियों के इतिहास को जाने इजराइल और फिलिस्तीन को समझना असंभव है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से अफवाही फैलती है। इसलिए आज इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म है यहूदी धर्म। इस धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना माना जाता है। इस धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम से। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम ने की थी। पैगंबर इब्राहिम के बेटे का नाम आइजैक और एक पोते का नाम याकूब जैकब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। इसराइल, उसका नाम था इसराइल, और यहीं से इजराइल नाम आया है यह कहा जाता है। याकूब ने यहूदियों को इकट्ठा कर इसराइल नाम का एक राज्य बनाया था, जिस पर बाद में मुसलमानों का कब्जा हो गया और फिलिस्तीन बन गया। यानी जो लोग ये कहते हैं कि फिलिस्तीन में हमेशा से वही रहे, मुसलमान ही रहे, ऐसा नहीं है भाई। उसके बहुत पहले यहूदी भी रहा करते थे। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनख है। उस समय यहूदी लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे। अब यह भी समझिए कि यहूदियों का अपना देश इसराइल उन्हें छोड़ना क्यों पड़ा था। 700 ईसा पूर्व यानी आज से 2723 साल पहले यरूशलेम पर असीरियाई साम्राज्य ने हमला किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर-बितर हो गए। इसके बाद 72 ईसा पूर्व यानी आज से 2095 साल पहले यहूदियों पर रोमन साम्राज्य ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस हमले की वजह से यहूदियों को यरूशलेम छोड़ना पड़ा और दुनिया भर में जहां शरण मिली वो वहां जाकर बस गए। इस हमले को इतिहास में एक्सोडस के नाम से जाना जाता है। इस हमले में यहूदियों का सेकंड मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इस मंदिर की एक दीवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है, जिसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है, जो मैंने आपको कल दिखाया था। एक्सोडस के बाद पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैली। इसे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले यहूदियों के प्रति नफरत।
पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला दिया गया कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। यरूशलेम से पलायन के बाद ज्यादातर यहूदी यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी पड़ती थी ताकि दूसरे लोग यहूदियों को पहचान सकें। यह बहुत बड़ा अपमान था। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर अलग तरह का स्टार लगाना पड़ता था। इसे डेविड स्टार कहा जाता था। अगर कोई यहूदी अपनी पहचान छिपाता या गलत पहचान बताता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। इस अपमान के चलते यहूदियों ने तय किया कि एक नया देश या राज्य बनाएंगे। इसके लिए दुनिया भर के यहूदियों ने 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। जायनिस्ट को हिब्रू भाषा में स्वर्ग कहा जाता है। वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर के यहूदी चंदा देने लगे क्योंकि तब तक यूरोप और अमेरिका में बहुत से यहूदी बड़े व्यापारी बन चुके थे। 2 नवंबर 1917 को पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इसके बारे में आगे बताऊंगा। इस समझौते के मुताबिक यह तय हुआ कि अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा, जो उस वक्त फिलिस्तीन पर राज कर रहा था, तो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश बना दिया जाएगा। ब्रिटेन से फिलिस्तीन में बसाने की प्रक्रिया को आलिया कहा जाता है। आलिया के तहत बहुत कम यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने जर्मनी के तानाशाह ने हिटलर ने यहूदियों के साथ नरसंहार किया और हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या करवाई। जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी यूरोप छोड़कर फिलिस्तीन पहुंचने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ हो गई। इतना मारा इन लोगों को, इतना सहा इन लोगों ने कि शायद ही दुनिया में किसी और ने सहा। ऐसा माना जाता है कि इस संवेदना के दबाव के चलते 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ को यहूदियों की मांग माननी पड़ी और नया देश इजराइल बनाना पड़ा। अब आप देखिए कि यहूदियों को अपने घर, परिवार और पवित्र स्थान छोड़कर कितने साल तक पर ऑटोमन अंपायर यानी टर्की साम्राज्य का शासन था। लेकिन 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन अंपायर कमजोर हो गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। इसके बाद 1920 में ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशंस की मदद से एक प्रस्ताव पास करवाया जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों की राष्ट्रीय मातृभूमि बनाने की बात कही गई। यह प्रस्ताव 1923 से लागू हो गया, जिसके तहत यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा। तो यहूदियों ने आकर कब्जा नहीं किया, ब्रिटेन ने समझौता किया और इन लोगों को लाकर बसाना शुरू किया क्योंकि उस वक्त यहां पर ब्रिटेन का कब्जा था। इसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत फिलिस्तीन को 2 टुकड़ों में बांटने की बात की गई। एक हिस्सा फिलिस्तीन अरब स्टेट का होगा कहा गया और दूसरा यहूदी स्टेट यानी इजराइल बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई कि यरूशलेम को स्पेशल स्टेटस देकर इंटरनेशनल टेरिटरी में रखा जाएगा जिसकी निगरानी यूएन करेगा, क्योंकि यरूशलेम के बारे में मैंने आपको बताया कि यहां पर ईसाई, इस्लाम और यहूदियों इन तीनों के अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए स्थल हैं। इजराइल ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन कट्टरपंथी फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध कर दिया। मई 1948 में इजराइल को अलग राष्ट्र घोषित होते ही ब्रिटेन फिलिस्तीन को छोड़कर चला गया। ब्रिटेन के जाने के बाद फिलिस्तीन के समर्थक इस्लामिक देशों को लगा कि इजराइल पर हमला कर देते हैं। ब्रिटेन तो गया, अब तो इसको कब्जा लेंगे। इस प्लान के तहत 5 अरब देश जॉर्डन, इराक, सीरिया, मिस्र और लेबनान ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इन देशों को यह नहीं पता था कि इजराइल तब तक अपनी आर्मी खड़ी कर चुका था जिसके पास बड़े बड़े टैंक जैसे खतरनाक हथियार थे। तो यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बताकर ऐसा कह दिया जाता है जैसे एक तरफा चीजें हुई हो, दूसरा तरफ कुछ है ही नहीं। तो ये पूरा आपको जानना चाहिए। पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद किस्सा अनसुना का चैप्टर, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि क्या अमिताभ बच्चन मात्र 25% लिवर के भरोसे जिंदा हैं। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। आज सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। अमिताभ बच्चन आज 81 साल के हो गए। उम्र के इस पड़ाव में भी अमिताभ बच्चन पूरे जोश के साथ बॉलीवुड में डटे हुए। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन सिर्फ 25% लिवर के सहारे जिंदा है, जिसका खुलासा खुद अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में किया था और बताया था कि 41 साल पहले साल 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अमिताभ के शरीर में खून की काफी कमी हो गई थी।
उन्हें चढ़ाने के लिए आनंद फानन में करीब 200 डोनर से 60 बोतल खून इकट्ठा किया गया। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि इस दौरान एक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून भी उन्हें चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए। लेकिन यह बात अमिताभ बच्चन को करीब 18 साल के बाद एक रूटीन चेकअप के दौरान पता चली। जांच रिपोर्ट में पता चला कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण अमिताभ बच्चन का लिवर बुरी तरह संक्रमित हो चुका है और उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया है। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए अमिताभ बच्चन के लिवर का 75% संक्रमित हिस्सा काटकर अलग करना पड़ा और तब से अमिताभ बच्चन मात्र 25% लिवर पर जी रहे हैं। लेकिन क्या शानदार जी रहे हैं और क्या शानदार काम कर रहे हैं।